जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 के श्रृंखला में आज सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। आप जानते हैं दोस्तों कि हम इसका व्याख्या एक अच्छी तरह से करते हैं। आप एक बार पूरा वीडियो को देखिए व्याख्या कितना बढ़िया से किया हुआ है। तो एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, 97 में अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा एनोरा फिल्म को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो बेस्ट एक्टर के अवार्ड एड्रियन ब्रोडी को मिला है। एड्रियन ब्रोडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड तथा बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के रूप में मिकी मैडिसन को मिला है। मिकी मैडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2025 में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन लगभग 1 से लेकर के 15 तक दोस्तों मतलब करेंट अफेयर है। इसके बाद जीके जीएस का सेक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? बताइएगा। राइट आंसर होगा अजय भादु। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? बनतारा का उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया है? राइट आंसर होगा दोस्तों IRCTC को और IRFC को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 5 मार्च को मनाया गया है। 5 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 7, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा फायर फ्लाई एरो स्पेस। फायर फ्लाई एरो स्पेस। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन बने हैं? मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर क्रिश्चियन अस्टॉकर बने हैं। क्रिश्चियन अस्टॉकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता है? राइट आंसर होगा पी इनियान। ठीक है, पी इनियान जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। ठीक है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण में। मुजफ्फरपुर में दोस्तों लीची का उत्पादन होता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन। अगर हम पूर्णिया की बात करते हैं तो यहाँ जूट का उत्पादन होता है। किशनगंज की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, बिहार में सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूर्णिया है और सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला शिवहर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सुपौल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हम लोग कोसी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 7 धाराओं को मिलने से बनती है। ठीक है, इसे मतलब कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं दोस्तों, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों तो अमूर हो जाएगा। अमूर, तमौर, ठीक है, लीखू। अमूर, तमौर, लीखू, दूध कोसी। ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदी है, मतलब कोसी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर होगा भारत करेगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 15, लेविज ब्रांड ने अपने नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिलजीत दोसांझ को। ऑप्शन नंबर बी, दिलजीत दोसांझ को।
क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? यानी 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 जो है 4 मार्च को मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 18, यहाँ से जीके जीएस का सेक्शन जो है स्टार्ट हो गया दोस्तों पूरी तरह। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस थे। वारेन हेस्टिंगस की बात करते हैं दोस्तों, इसका शासनकाल 1772 से लेकर के 1785 तक था। ठीक है, 72 से लेकर के 85 तक था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंगस को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगर पूछे दोस्तों कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस थे। ठीक है, हम लोग वारेन हेस्टिंगस की ही बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इन्होंने कलकत्ता में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और फौजदारी अदालत की भी स्थापना किया था। इन्होंने जो है इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था 1781 में। याद रखिएगा दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपया नाम दिया? राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। हम लोग शेरशाह सूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, फरीद खां जो है इसके बचपन का नाम था। इसी के शासनकाल में 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन जो है तांबे का दाम चलाया था। इसी के शासनकाल में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था और दिल्ली की गद्दी छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, शेरशाह सूर्या और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? अभी बताएं दोस्तों, 1540 में। इस युद्ध में क्या हुआ था? शेरशाह मतलब जीत गया था और गद्दी जो है हथिया लिया था। ठीक है, और हुमायूं पराजित हो गया था दोस्तों, और पुनः जो है सरहिंद के युद्ध में जो है गद्दी जो है प्राप्त कर लिया था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय बताइएगा दोस्तों, कपिल को देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हो गया? कपिल हो गया। अगर हम गौतम की बात करते हैं दोस्तों, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। ठीक है, अगर हम उलूक या कनाद की बात करते हैं दोस्तों, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक उलूक या फिर कनाद हम लोग जानते हैं। ठीक है, योग दर्शन की बात करते हैं दोस्तों, योग दर्शन, तो इसका प्रवर्तक पतंजलि थे। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। अगर पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो इसका प्रवर्तक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायन थे। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 तक खालिस्तान भारत के मुगल साम्राज्य का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान पर रह चुका था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लाल किला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23 की ओर। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता बीजी तिलक को कहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों गरम दलीय में कौन कौन है दोस्तों? एक लाल है, लाल, बाल और पाल, ये तीनों जो है गरम दलीय में है। लाल से मतलब दोस्तों लालाजपत राय, ये जो बाल दिया, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों जो है गरम दलीय आंदोलन से संबंधित थे। अच्छा, हम लोग तिलक की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका एक नारा था, क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इनका जो है बीजी तिलक का कुछ किताब है दोस्तों, कुछ पत्रिका है, जैसे में केसरी पत्रिका, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा, इनका 2 पत्रिका है। केसरी पत्रिका जो है मराठी भाषा में है, केसरी पत्रिका मराठी भाषा में, और मराठा जो पत्रिका है अंग्रेजी भाषा में लिखित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे?
तो मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर सी। एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर इसी में पूछ दे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1942 में पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को जो है वर्धा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। और 8 अगस्त 1942 को जो है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में यह आंदोलन प्रारंभ होना जो है तय किया गया था। लेकिन 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत और जो उसमें शामिल सभी मतलब जो प्रमुख नेता थे दोस्तों, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। बताइएगा दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने और कब किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 के हुआ था। किसके द्वारा दोस्तों? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं दोस्तों, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत के संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना की बात करते हैं दोस्तों, यह जुलाई 1946 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338 है। ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अगर यहाँ पर दिया दोस्तों जाति आयोग, अगर यही जनजाति आयोग रहे, जनजाति आयोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 338 का ए हो जाएगा। 338 का ए। अगर 338 का बी की बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 338 का बी, तो इसका संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रावधान से है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रावधान से। एक है दोस्तों ईडब्ल्यूएस से संबंधित। ईडब्ल्यूएस, इसमें क्या था कि ईडब्ल्यूएस वाले लोग को 10% जो है आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण 103 में संविधान संशोधन 2019 के तहत दिया गया है दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को संशोधन करके जो है बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 की ओर। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आकस्मिकता निधि की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 267 में निहित किया गया है। एक होता है दोस्तों संचित निधि। क्या होता है? संचित निधि। तो संचित निधि से धन निकालने का अधिकार जो है संसद को है। किसको अधिकार है? संसद को है। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 266 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 31 की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है?
तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 108 में हम लोग संयुक्त बैठक की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अच्छा, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि संयुक्त बैठक जो है किस मामले में बुलाई जाती है, मतलब क्या ऐसा कारण होता है जो कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जो है साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में जो है ये दो मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों कि धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक के प्रावधान नहीं है। ठीक है, धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं दोस्तों, तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में, और धन विधेयक का परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 110 में वर्णित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल का नियुक्ति होता है। बताइएगा दोस्तों, राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो क्या होगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के तहत होता है। राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? राइट आंसर होगा 75 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 34 की ओर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा एक मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का 1, अनुच्छेद 51 का 1 और भाग 4 का जो है क में रखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 का 1 में रखा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 10 था दोस्तों। ठीक है, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और एक जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था, जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, यह सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो काम के बदले अनाज जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है कार्यकाल 1974 से लेकर के 1978 तक है। 1974 से लेकर के 1978 तक है। इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, डीपी धर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अगर हम 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जो है 1980 से लेकर के 1985 तक, 1980 से लेकर के 1985 तक 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ 6ठी पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 36 की ओर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है?
तो ऋण की अधिकतम राशि 50,000 है। ठीक है, कितना है दोस्तों? 50,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका शुभारंभ 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ था। 8 अप्रैल 2015 को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? तो हम लोग जीएसटी की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले जो है, ठीक है, यानी अभी जो है थोड़ा स्लैब में बदलाव हुआ है दोस्तों। तो अभी हम कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले जो है 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 स्लैब था। ठीक है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन वर्तमान जीएसटी के दर के अनुसार जो है यह स्लैब 3 हो गया है। कौन कौन दोस्तों? 5% हो गया है, 18% हो गया है और 40%। आपके माइंड में आ रहा होगा दोस्तों, ये 40% जो स्लैब है, ये 40% जो स्लैब है किस में लेते हैं? तो जो हानिकारक पदार्थ है, जैसे शराब हो गया, गांजा हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, या फिर जो लग्जरी सामान है, ठीक है, जैसे लेम्बोर्गिनी के कार हो गया, ठीक है, इस तरह से जो मतलब महंगे महंगे परफ्यूम आता है, ठीक है, अगर कोई अपना बोट खरीद रहा है तो उस तरह के लग्जरी के सामान के लिए जो है 40% का जीएसटी प्रावधान किया गया है। तो इसमें तो ऑप्शन में तो कुछ दिया हुआ है नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर बी, ये पहले वाले स्लाइड के अनुसार दिया हुआ है। अच्छा, हम लोग जीएसटी की बात करते हैं दोस्तों, तो जीएसटी आप जानते हैं कि एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यह कनाडाई मॉडल पर आधारित है। सर्वप्रथम जीएसटी लागू जो है फ्रांस में 1954 में हुआ था। फ्रांस में 1954 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की ओर। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 की ओर। नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः जो है शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ बेरोजगारी का नाम देखते हैं दोस्तों। एक है दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी। इसका संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध औद्योगिक क्षेत्र से है। औद्योगिक क्षेत्र से है। इसी से संबंधित एक और बेरोजगारी है दोस्तों। कौन सा है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी याद रखिएगा। तो इसका भी संबंध जो है औद्योगिक क्षेत्र से है। औद्योगिक क्षेत्र से। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि दोनों तो सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अगर हम चक्रीय बेरोजगारी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका संबंध औद्योगिक क्षेत्र से जरूर है, लेकिन इसका संबंध जो है आर्थिक मंदी से है। ठीक है, आर्थिक मंदी मतलब क्या हुआ दोस्तों? आर्थिक मंदी मतलब ये हुआ कि मान लिया कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कपड़ा वाले फैक्ट्री में। ठीक है, अब कपड़ा को अगर अधिक बिक्री होगा तो वहां पर लेबर अधिक काम करेगा। अगर बिक्री जो है कम हो गया, ठीक है, तो बिक्री कम होने पर क्या होता है? फैक्ट्री से जो जितना भी मजदूर है उसमें कुछ कुछ जो है निकाला जाता है, मतलब उसको हटाया जाता है। तो हटने पर क्या होगा? बेरोजगारी पैदा होगा। ठीक है, तो इसका संबंध जो है चक्रीय बेरोजगारी से है। अगर हम संरचनात्मक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? बताइएगा। योग्यता में कमी से है। योग्यता में कमी से। इसका मतलब क्या हुआ? योग्यता में कमी के मतलब ये हुआ कि आजकल जो है रोबोटिक दुनिया आ गया है, आजकल एआई की दुनिया आ गया है। आप जान रहे हैं दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल में रेलवे में बहुत सारे पोस्ट हटाए जा रहे हैं। कारण क्या है कि आजकल हर काम जो है मशीन के तहत हो रहा है। जब मशीन के तहत हो रहा है, उतना एबिलिटी मानव में है नहीं। जितना काम मशीन कर देगा दोस्तों, उतना काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं कर पाएंगे तो भाई जो अधिक काम करेगा वही रहेगा। यानी मशीन आजकल आ रहा है, तो मशीन आने से बहुत सारे आदमी को निष्कासित हो रहा है। ठीक है, तो निष्कासित होने से क्या हो रहा है? वहां पर बेरोजगारी पैदा हो रहा है। तो इसमें हो गया संरचनात्मक बेरोजगारी। आशा करते हैं दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रछंद बेरोजगारी है। ठीक है, सबसे अधिक बेरोजगारी प्रछंद है, जो कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? असम में कौन सा मनाते हैं दोस्तों? तो असम में जो है रोंगकर त्योहार। ठीक है, रोंगकर त्योहार जो है असम में मनाते हैं। अगर नोंगक्रेम त्योहार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में। अगर हम चेरोवा त्योहार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मणिपुर में मनाते हैं। मणिपुर में। कुछ अन्य त्योहार के नाम जानते हैं, जैसे केरल में त्योहार मनाते हैं बीसू।
ठीक है। केरल में त्योहार मनाते हैं बीसू, सिक्किम में मनाते हैं दोस्तों लोसांग, ठीक है। लोसांग त्योहार जो है सिक्किम में मनाते हैं। कश्मीर में मनाते हैं दोस्तों नवरेह त्योहार, ठीक है। कश्मीर में मनाते हैं नवरेह त्योहार। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? राइट आंसर होगा 1992 में मंजूरी दी गई थी। हम संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था। अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क इसमें मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की ओर। भारत में पूरब से ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूरब में, सॉरी दोस्तों बोलने मिस्टेक हो गया था, भारत के पूरब में अधिकांशतः जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। हम लोग जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग 43% क्षेत्रफल पर 43% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है दो तरह के होते हैं, एक खादर होते हैं, एक बांगर होते हैं। जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है उसे बांगर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसे खादर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 43 की ओर। बारी दुआब जो है किसके बीच का क्षेत्र है? तो बारी दुआब जो है ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम दुआब की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दुआब क्या है? दुआब जो है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि, ठीक है। दुआब क्या है दोस्तों? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को ही दुआब कहते हैं, ठीक है। भारत में सबसे प्रसिद्ध दुआब गंगा और यमुना दुआब क्षेत्र है, गंगा और यमुना दुआब क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 44 की ओर। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर अवस्थित है? कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर अवस्थित है, ठीक है, हुगली नदी पर। भारत का सबसे अधिक परागण वाला बंदरगाह कौन है दोस्तों? कोचीन बंदरगाह। भारत के सबसे अधिक परागण वाला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है। भारत के सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों, तो विशाखापत्तनम है। विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर ज्वारीय बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों तो कांडला है। क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से कौन सा जो है भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। हम वन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो बताइएगा कि वन प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक कौन सा राज्य में है? तो सबसे अधिक वन प्रतिशत मिजोरम में है। कितना वन है दोस्तों यहाँ पर? तो मिजोरम में 84.33% वन है, ठीक है। मिजोरम के बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर वन का परसेंटेज 79.63% है। ये हुआ प्रतिशत के अनुसार, मतलब घनत्व के अनुसार। अगर हम वन की एरिया के अनुसार बात करते हैं, वन का क्षेत्रफल के अनुसार बात करते हैं, तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर में आता है क्षेत्रफल में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 46 की ओर। कौन सा मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदीय प्रणालियों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा की बात अभी की है दोस्तों कि यह भारत में लगभग 43% भूभाग पर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ये दो तरह के होते हैं, एक बांगर होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों खादर जलोढ़ मृदा। तो बांगर किसे कहते हैं? जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसको बांगर कहते हैं, जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है उसे खादर कहते हैं, ठीक है। अगर हम काली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो काली मिट्टी का काला रंग ह्यूमस और टेक्निफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी घाटी पर बनाया गया है। अगर हम नागा अर्जुन की बात करते हैं दोस्तों, नागा अर्जुन परियोजना, तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। अगर हम हीराकुंड परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह महानदी पर बनाया गया है, महानदी पर, और उड़ीसा में बनाया गया है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। अगर हम सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है, ठीक है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 48 की ओर। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ है? तो पद्म पुरस्कार का शुरुआत जो है 1954 में हुआ है। ठीक है, 1954 में पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर किया जाता है। अच्छा, पद्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2026 की बात करते हैं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार 2026 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें टोटल जो है 131 व्यक्ति को मिला है। टोटल 131 व्यक्ति को मिला है दोस्तों। 131 व्यक्ति में 5 जो है पद्म विभूषण मिला है, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। फिर से बोलते हैं दोस्तों, टोटल 131 मिला है, इसमें 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इसमें से 19 महिला है। ठीक है, 19 महिला है, 6 विदेशी है, 6 विदेशी है और 16 जो है मरणोपरांत को सम्मानित किया गया है। 16 मरणोपरांत को यह पुरस्कार मिला है। इसमें से बिहार के जो है, इसमें से बिहार के 3 लोग को मिला है जो कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, हम लोग जो है पद्म विभूषण जो 5 लोग को मिला है उसका नाम तो कम से कम एक बार जान ले। कौन कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र सिंह देवल, के.टी. थॉमस, एम.एस. नम्माबलार और पी. नारायणन, बी.एस. अच्युतानंद। ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 74%, यानी 74.04%। अगर इसमें पुरुष साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों, तो पुरुष की साक्षरता इसमें 82.14% है। इसमें महिला साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कितना है दोस्तों? 65.46% है। ठीक है, 65.46% है। न्यूनतम साक्षरता बल राज्य यानी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एजुकेशन कहाँ है दोस्तों? बिहार का है। मिनिमम एजुकेशन बिहार का है। अगर मैक्सिमम मतलब एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में सबसे अधिक साक्षर है। ठीक है, अगर यही यूटी में बात करते हैं तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जो है लक्षद्वीप है और सबसे कम साक्षरता वाला दादर और नागर हवेली है। क्वेश्चन नंबर 50, कूना निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा थी? कूना किस देश की मुद्रा थी? राइट आंसर होगा क्रोएशिया। क्रोएशिया का मुद्रा कूना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, बैडमिंटन के खेल का मैदान है, बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। वॉलीबॉल के खेल के मैदान को फील्ड कहते हैं। फील्ड किसका है दोस्तों? वॉलीबॉल के। ठीक है, अगर हम लोग रिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो बॉक्सिंग के जो खेल के मैदान है उसे रिंग कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य जो है खेल के मैदान के बारे में जानते हैं, जैसे फुटबॉल का फील्ड होता है, क्रिकेट का जो खेल का मैदान उसे पिच कहते हैं, हॉकी का खेल का मैदान को फील्ड कहते हैं, स्केटिंग और आइस हॉकी दोनों के खेल के मैदान को रिंग कहते हैं। रिंग, ठीक है, रिंग कहते हैं। स्केटिंग और आइस हॉकी दोनों की खेल के मैदान को रिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 53, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 54, ऑक्जेलिक अम्ल यानी H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, संयोजकता कितना हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। हालांकि इसको निकाल भी सकते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुने 2 2 हो जाएगा। प्लस में हमको निकालना किसका है दोस्तों? कार्बन का। तो कार्बन का हम X मान लेते हैं, तो कार्बन का यहाँ पर 2 परमाणु दिया हुआ है, तो 2 × X हो जाएगा। प्लस में ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो है कितना होगा? 4, तो 4 गुने 2 कितना होगा दोस्तों? बताओ, 4 गुने 2 8 हो जाएगा, बराबर 0 कर दो इसको। ठीक है, अब यहाँ से X का मान निकाल सकते हैं, तो 8 और इधर 2 10, यानी 2x प्लस में 10 बराबर कितना? 0। तो x का मान कितना हो जाएगा? माइनस में 5 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा हम मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर होगा माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 2 कितना हो जाएगा? -6, तो -6 यानी कितना हो जाएगा? 6, यानी x का मान हो जाएगा 3। ठीक है, x का मान 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है।
ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अमोनिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको औद्योगिक पैमाने पर इसका उत्पादन जो है हाइबर विधि के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि अमोनिया के उत्पादन जो है किस विधि के द्वारा होता है, तो हाइबर विधि के द्वारा। इसका उपयोग यूरिया के निर्माण में और रेफ्रिजरेटर में होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 56 की ओर। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो वो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। ठीक है, अगर कोई जल है जिसको कठोरता उबालने से दूर हो जाएगा तो वैसे जल को जो है अस्थाई कठोरता कहते हैं। ठीक है, अस्थाई कठोरता कहते हैं। ठीक है, जल की अस्थाई कठोरता कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जल की अस्थाई कठोरता कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, इसको इसको जो है दूर करने की विधि अभी दिया हुआ है उबालने पर। एक विधि और है दोस्तों, कलार्क विधि। ठीक है, कलार्क विधि के द्वारा भी इसको अस्थाई कठोरता को दूर कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों अस्थाई कठोरता, तो अस्थाई कठोरता कारण क्या है दोस्तों, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड के कारण होता है। ठीक है, इसको इस अस्थाई कठोरता का दूर जो है परम्यूटेट विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 57। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर है, किसी तत्व का परमाणु भार किसका बराबर है दोस्तों, तो तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर है। तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है, तो इसका राइट आंसर होगा अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आते हैं। पृथ्वी के पपड़े में विशुद्ध रूप से पाए जाने वाली धातु है, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो है 15 से 18 बार प्रति मिनट होता है। 15 से 18 बार प्रति मिनट। और मनुष्य का जो हृदय की धड़कन कितना बार धड़कता है दोस्तों, तो टोटल जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें एक पूछता है दोस्तों कि भ्रूण अवस्था में शिशु का धड़कन जो है कितना बार धड़कता है, तो भ्रूण अवस्था में याद रखिएगा 130 बार धड़कता है प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 61 की ओर। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ों की मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 62। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो बीसीजी का टीका जो है 6 महीना के भीतर लगाना चाहिए। ठीक है, 6 महीना के भीतर। क्वेश्चन नंबर 63। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुष्ठ रोग द्वारा जो है तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावी होता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 64। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम। हमारे शरीर में कैल्शियम का प्रतिशत लगभग 2% है, लगभग 2%। क्वेश्चन नंबर 65। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यकृत की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वजन लगभग 1.5 यानी 1.5 kg से लगभग 2 kg तक इसका वजन है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये तो हुआ दोस्तों मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर मानव शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि की बात करें दोस्तों, तो हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है मानव शरीर के सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि है। यह अंतरस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 66 की ओर। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है दोस्तों, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा जठर रस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। अमाशय के द्वारा ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है दोस्तों। और एक है दोस्तों अग्नाशय, जिसका की बात अभी कर चुके हैं। यह मानव शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसी के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 67। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध इनमें से किसका स्रोत है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है, इसकी कमी से रिकेटस रोग या फिर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है।
विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 68 की ओर। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, यह दशा में उसका त्वरण होगा। राइट आंसर होगा जी जो है बार बार ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी। अगर हम वेबर की बात करते हैं दोस्तों तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। अगर हम ल्यूमन की बात करते हैं दोस्तों तो ज्योति फ्लक्स का जो है एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। अगर हम फराइडे की बात करते हैं दोस्तों तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? फराइडे है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हवा की मात्रा और दबाव के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? राइट आंसर होगा पुल्ली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, ध्वनि का नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि का नाप की यूनिट दोस्तों डेसिबल है। ठीक है, बल का इकाई न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 72, पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व 1000 किलो प्रति घन मीटर। 1000 किलो प्रति घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बैटरी। ठीक है, बैटरी। क्वेश्चन नंबर 74, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व जो है किस तापमान पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 75, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है किसका दोस्तों? कार्बन का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कार्बन का। कार्बन के टोटल जो दोस्तों 4 अपरूप होते हैं। 4 कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक तो हो गया हीरा जो कि लिखा हुआ हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। ठीक है, एक है दोस्तों ग्रेफीन। ये जो है कार्बन के टोटल 4 अपरूप है। ठीक है, कार्बन के 4 अपरूप है। इसमें से अगर हीरा की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसका संरचना जो है sp3 होता है। ठीक है, हीरा का संरचना sp3 और ग्रेफाइट का संरचना sp2 होता है। और हीरा का जो संरचना होता है चतुष्फलकीय होता है, जबकि ग्रेफाइट का षष्ठफलकीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट प्रदान करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।